अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा बेटा, ऑड है, ये ऑड कहते हैं गज़ल को, गीत को, गाने को। तो ऑड ऑन इमॉर्टैलिटी मीन के इमॉर्टैलिटी एक ऐसी चीज़, एक ऐसी इमॉर्टल हर वो चीज़ है जो कि ना ख़त्म होने वाली है, ठीक है। फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय वर्ड्सवर्थ। अब इसमें बचपन की यादें हैं, यानी कि मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, ठीक है। तो वो अब बचपन की यादों को जो है इसके अंदर इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में उसको वो याद करता है, और ये इसकी सारी थीम है, यानी कि चाइल्डहुड मेमोरीज की बेस के ऊपर उसने ये सारी पोएम जो है, ये और जो है वो लिखी है। और गज़ल जो है वो कहते हैं किसी की मोहब्बत में या किसी की याद में कोई गीत लिख देने को, ठीक है। द ऑड वाज बिगन इन मार्च 1802, discontinued at the end of fourth section and finally completed in March 1804. In the intervening period, Wordsworth wrote the short poem by Heart Leaps Up When I Behold and Resolution and Independence. और फिर जो है वर्ड्सवर्थ ने शॉर्ट पोएम लिखी माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, और फिर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट। द एपिग्राफ ऑफ द पोएम इज टेकन फ्रॉम माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड. Implicit in it is the idea of growth and continuity of the man. बेसिकली इसके अंदर क्या है, आइडिया ऑफ ग्रोथ है और इंसान की कंटिन्यूटी है, यानी कि इंसान जो है वो चलता ही चला जाता है, जिंदगी गुजरती चली जाती है। The theme of the poem is the immortality of human soul, which one is aware in childhood, but which fades from one's mind with growing years. जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये लगता है कि शायद उसकी जो ह्यूमन सोल है वो उसकी इमोर्टल है, जिसमें विच वन इज अवेयर इन चाइल्डहुड, यानी कि सोल जो है वो इमोर्टल होती है। और इंसान जो है जब बच्चा होता है तो तब तक उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी सोल जो है वो जिंदा होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका माइंड ग्रो होता है तो तब वैसे वैसे उसकी ये इमोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन सोल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता चला जाता है। The child's knowledge of immortality is based upon the memories of his life in heaven before his birth. और उसका जो नॉलेज होता है ऑफ इमोर्टैलिटी वो एक्चुअली उसकी लाइफ, मेमोरीज ऑफ लाइफ पे बेस होता है जो कि उसने हेवन में गुजारी होती है बिफोर हिज बर्थ। This view forms the core of poem. The long title of poem clearly expresses the theme. Our knowledge of soul's immortality is based on our memories of childhood. कि हमारा knowledge of soul immortality जो है वो actually base करता है हमारी memories of childhood पे. When we still remembered our life in heaven, whether Wordsworth theory is plausible or convincing is a controversial matter, but the poem has been recognized as the masterpiece of philosophical or metaphysical poetry. अब हम ये देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोइट्री है वो प्लॉजिबल भी है और कन्विंसिंग भी है। इज अ कंट्रोवर्शियल मैटर, ये कंट्रोवर्शियल मैटर है कि उसकी प्लॉजिबल पोइट्री है या कन्विंसिंग है, लेकिन उसकी पोएम जो है वो मास्टरपीस है फिलोसॉफिकल का और मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री आपको पता है कि जॉन टन की पोइट्री थी, जिसमें हम फार फेच्ड इमेजेस जो हैं वो देखते हैं, यानी कि कंपैरिजन किया जाता है ऐसे इमेज को जो कि फार फेच्ड होते हैं। द पोएम इज बेस्ड अपॉन वर्ड्सवर्थ एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। As a child he could not conceive the human soul could die. अब जब वो बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि इंसान की जो सोल है एक दिन उसको मर जाना है। He used to feel certain that after that he would be transferred to heaven. और उसको यही यकीन होता है जब वो बच्चा होता है कि जैसे ही वो मरेगा तो वो जो है जन्नत में चला जाएगा। One of the basic ideas of the poem is that the soul lived in heaven before coming into this world. एक बेसिक आइडिया ये भी है कि जो रूह होती है वो हमेशा इस दुनिया में आने से पहले कहाँ पे होती है, जन्नत में होती है। बट वर्ड्सवर्थ डिड नॉट मीन टू इनकलकेट this as kind of faith. He looked upon this belief merely as an instinct felt by most people. और वो उसको faith या kind of faith नहीं कहता, बल्कि वो कहता है ये लोगों का एक मतलब उनकी इंस्टिंक्ट है कि वो ऐसा फील करते हैं। A belief in a pre-existent state, a life before birth is part and parcel of many religions. और ये जो है लाइफ बिफोर बर्थ जो है यानी कि प्री एग्जिस्टेंट स्टेट जो है ये बहुत से रिलीजन का
मतलब एक पार्ट एंड पार्सल है. However, Wordsworth has not treated it as a belief. Critical appreciation इसकी देख लेते हैं. This great poem gives impression to human instinct for a belief in immortality. कि इंसान जो है वो ये पोएम जो है वो शो करती है कि इंसान की इंस्टिंक्ट जो है वो बिलीफ इन इमोर्टैलिटी के हद तक है. द पोएम इज बिल्ट अराउंड व्हाट मे बी कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ रेमिनिसेंस. ठीक है. और पोएम को जो है वो कहा जाता है, डॉक्ट्राइन कहते हैं रिलीजियस डॉक्ट्राइन को. ठीक है. डॉक्ट्राइन ऑफ रेमिनिसेंस यानी कि इंसान की जो पैदा होने से पहले जो उसकी ये तमाम जो रूहें हैं वो जन्नत में होती हैं उसके ऊपर ये बेस करता है. द चाइल्ड रिमेंबर्स द लाइफ ही लेड इन हेवन बिफोर हिज बर्थ इन दिस वर्ल्ड. The child is therefore surrounded by heavenly glory. His memories of a prenatal existence invest all nature with a divine light. In other words, when the child looks at nature, he finds all objects of nature wrapped up in dream-like splendor. वो जब नेचर को देखता है तो उसको लगता है कि नेचर जो है वो ड्रीम लाइक रैप अप हुई हुई है. The child remembered that he lived in heaven before his birth, while the growth of man has no sorry. But as the child grow, he falls from more the influence of this world. लेकिन इंसान जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो जो है उसके ऊपर वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है और वो जो मेमोरीज ऑफ हेवन होती हैं वो फेड अप होना शुरू हो जाती हैं, डिमर एंड डिमर हो जाती हैं टिल दे फेड आउट ऑफ हिज माइंड. The child remembers that he lived in heaven before his birth, while the grown-up man has no such recollection. ठीक है. एक बच्चा जो होता है उसको तो ऐसे लगता है कि वो मतलब बिफोर बर्थ हेवन में रहता है, लेकिन जो ग्रोन अप मैन होता है उसकी ऐसी कोई यादें नहीं होती. Therefore, child is greater than man. The child may be called a great prophet, a great seer, a great philosopher. But there are occasions in the life of a grown up man when his memories of childhood bring him certain vague intimations of immortality. In other words, while the child's feeling of immortality is based upon his memories of heaven life, the grown up man feeling of immortality is based on his recollections of childhood. इन मेच्योरिटी वन मिसेस द हेवनली लाइट. ठीक है. जब इंसान मेच्योर हो जाता है तो वो हेवनली लाइट को मिस कर देता है. उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इंसान की जब इनोसेंस खत्म हो जाती है तो उसका जो फेथ होता है वो भी किसी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहना शुरू कर देता है. अकल जो है, जो चीज नजर नहीं आती, अकल उस चीज को नहीं मानती. हम लोग गैब पे ईमान रखते हैं ना, जन्नत दोज़ख अल्लाह ताला पे, फिर कुरान मजीद मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, ये भी गैब है. यानी कि हम उस वक्त नहीं पैदा हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा फेथ है. लेकिन अकल जो होती है वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानती. इस वजह से इंसान जो है जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी इस हेवनली ब्लिस को जो है मिस कर देता है. विच वन सॉ एज अ चाइल्ड इन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर. बट मेच्योरिटी हैज इट्स ओन कॉम्पनसेशंस. लेकिन मेच्योरिटी की अपनी कुछ कॉम्पनसेशंस होती हैं. विद मेच्योरिटी कम्स द फेथ इन अ लाइफ आफ्टर डेथ. और मेच्योरिटी के बाद जो है फेथ इन लाइफ आता है आफ्टर डेथ. मेच्योरिटी टू ब्रिंग्स रिफ्लेक्शन और फिलोसॉफिकल माइंड, while the slight human suffering gives rise to soothing thought. जब इंसान मेच्योर हो जाता है, यहाँ पे मेच्योरिटी जो है बड़े हो जाना नहीं है बल्कि शऊर की दुनिया को कहते हैं. कि जब इंसान मेच्योर हो जाता है, उसको शऊर आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ह्यूमन सफरिंग गिव राइज टू सूदिंग थॉट्स. तो उसकी जो सफरिंग है उनमें भी सूदिंग थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं. यानी कि इंसान का जो शऊर होता है वो उसको सुकून देता है. इन दिस टेम्पर इवन द मीनेस्ट फ्लावर कैन अराउज इन अ मैन मैन थॉट्स. और इस वजह से एक मीनेस्ट फ्लावर भी इंसान की थॉट्स का हिस्सा बन सकता है. यानी कि फिर खूबसूरती मैटर नहीं करती बल्कि इंसान उसके अंदर अपनी मेच्योरिटी के बेस पे खुद से खूबसूरती ढूंढ लेता है. विच आर सो डीप दैट दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इवन थ्रू टीयर्स. जो कि इतनी डीप होती हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती इवन के टीयर्स से भी.
as an odd intimation of immortality has an irregular form. However, it is by general consent one of the greatest of Wordsworth's poems. It is built on a simple but a majestic plan. The first four stanzas tell of spiritual crisis of a glory passing from the earth and end by asking why this has happened. The middle stanzas examine the nature of this glory and explain it by a theory of reminiscence from a prenatal existence. Then the last three stanzas show that though the vision has perished, life has still a meaning and value. Wordsworth has a very vividly described the psychology of the child. The child is an imitator, an actor who performs all parts and who copies every action and gesture that he sees. बच्चा जो होता है वो हर चीज कॉपी करता है, इमिटेट करता है, एक्ट करता है, यानी कि जो उसके इर्द गिर्द हो रहा होता है वो वैसा करना शुरू कर देता है. The poem is mainly autobiographical and reminiscent of poet's past life. Reminiscent कहते हैं पुरानी यादों को, ठीक है. Autobiographical भी है और reminiscent भी है of poet's past life को. The radiance and glory of nature, when he declares as having seen in the childhood, was a part of his own personal experience. और जो उसने यहाँ पे द रेडियस और ग्लोरी दिखाई ऑफ नेचर, जो कि वो डिक्लेयर करता है एज हैविंग सीन इन द चाइल्डहुड, वो पार्ट है उसकी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का. व्हाइल ही आल्सो फेल्ट द unreality of outward object to which he refers in the ninth stanza. We have his own statement in support of this. Wordsworth's pictorial gift or image making power may be noticed in this point. He gives vivid picture of rainbow, the rose, the moon shining in the cloudless sky, the star light falling on waters, the children collection fresh flowers, the babe leaping on mother's arm, etc. Wordsworth was a keen worshipper of nature. He is the greatest nature poet in English literature. कीन वर्शिपर था नेचर का, नेचर को बहुत करीब से देखता था. The art clearly brings out the difference between his love for nature as a child and love for nature as a man. अब इस इधर जो है उसने इस ऑड के अंदर उसने क्लियरली दिखाया है लव फॉर नेचर एज अ चाइल्ड और लव फॉर नेचर एज अ मैन. एज अ चाइल्ड he had a passion for nature and he experienced intoxicating joys on seeing it, but he developed a spiritual love for nature when he became a man. अब यहाँ पे वो देखते हैं कि जब वो बच्चा होता है तो उसके अंदर एक पैशन होता है नेचर के बारे में, वो एक्सपीरियंस करता है इंटॉक्सिकेटिंग एंजॉयज, इंटॉक्सिकेटिंग जॉयज, यानी कि ऐसे जॉयज जो कि इंटॉक्सिकेटिंग होते हैं, यानी कि पोल्यूट नहीं हुए होते हैं, बिल्कुल उसके इनोसेंट जॉयज होते हैं ऑन सीइंग इट. बट जैसे जैसे वो बट ही डेवलप अ स्पिरिचुअल लव फॉर नेचर जब वो मैन बनता है, ठीक है, जब वो इंसान बनता है, वो शऊर की दुनिया में कदम रखता है, तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल लव फॉर नेचर. His love for nature was now meditative, sober, and reflected, and even the most ordinary objects of nature gave rise to deep and profound thoughts in him. Having witnessed human suffering, he looked at nature thoughtfully. और जब वो जो है विटनेस करता है ह्यूमन सफरिंग को, तो वो एक्चुअली नेचर को थॉटफुली देखता है. द ऑड इज नॉट रिटन इन लैंग्वेज Wordsworth regularly used in his poetry. Its tone is high and stately. Wordsworth thought his subject so important that he treated it what was for him an unusual manner. And for it he fashioned his own high style. The poet has used such rhythmic and effective phrases that many of them are now commonly employed in English language. Wordsworth's use, words used to express the thought and emotion in his poem are very appropriate. The grandeur of language befits the grandeur of theme. There is the perfect harmony between the thought and expression. यहाँ पे बेटा इस पूरे पैराग्राफ के अंदर उसने मतलब उसकी जो राइटिंग किस तरह की थी, उसने क्या टेक्निक्स यूज की हैं, क्या रिदमिक पैटर्न यूज किए हैं, वो सारा उसने स्टाइल उसका बताया हुआ है. Although the Ode contains a metaphysical doctrine, yet there is in it a deep and sincere personal emotion which gives it a lyrical character. The first four stanzas, in which the poet expresses his sense of loss, and the last two stanzas, where he refers to the compensations which make him happy, are intensely emotional
and possess a singing quality. This has been expressed in the ode. The poet refers to human suffering which he has witnessed and the sympathy which he feels for his fellow human being. This sympathy for mankind is common to almost all the romantic poets. The sober close of this great ode has been compared to the close of splendid evening. In other words, the reflected mood of the poet deepens in last stanza. No one can remain unstunned by restful and soothing effect of the music at the close.